हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे, है ना। अगर आप इस फील्ड पर उतरे हैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तब तो आपको मेहनत करनी रहेगी भाई। मेहनत जम के करनी पड़ेगी और इसी फील्ड पर नहीं, आप किसी भी फील्ड पर जाएंगे। जैसे मैं इस फील्ड पर आई तो मुझे जमकर मेहनत करनी पड़ती है। आपको पढ़ाने से पहले कम से कम 2 घंटे पढ़ना पड़ता है ना। 2 घंटे अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ती हूँ तो सोचिएगा, आपकी ये 1 घंटे की क्लास, आधे घंटे की क्लास के लिए 2 घंटे प्रिपेयर होकर आना पड़ता है कि कहीं ऐसा कोई वर्ड ना निकल जाए, है ना, कि हमारे भाई बबुआ और बबनी को दुख पहुंच जाए या ठेस पहुंच जाए ना। तो सोच समझ के बोलना रहता है। तो एक एक हर दिन एक नया जोश जुनून लेकर आते हैं कि आज का शायद वीडियो वायरल हो जाए, कल का शायद वीडियो वायरल हो जाए ना, अच्छा व्यूज आए, अच्छा सब लोग देखें, अच्छे से आप लोगों को समझा सके। हर एक नई दिन की एक नई चुनौती होती है कि किस तरह करें। उसी तरह आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिए एक नई चुनौती बनाकर रखें, एक टारगेट बनाएं। हर रोज सोने से पहले आपका कुछ टारगेट होना चाहिए। रोज में मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे ये क्लास यहाँ लेनी, उसके लिए 2 घंटे पढ़ना है, ये क्लास यहाँ लेनी, इसके लिए 1-1.5 घंटे पढ़ना है, और ये क्लास अपने चैनल पर लेनी है तो इसके लिए इतना पढ़ना रहेगा, कहीं पर कोई समस्या ना हो जाए। तो इसके लिए क्या, तो आज आप मान के चले 6 घंटे हम अलग से पढ़ते हैं। कितना? 6 घंटा तो केवल हम आपको पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। कितना? 6 घंटे। और अगर कोई टीचर पढ़कर पढ़ा रहा है तो ये जान लीजिएगा कि वो जमीन से जुड़ कर पढ़ा रहा है। ये नहीं कि मैं आपको सीख कर आई यार सिखा दूं क्या इसको, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। पढ़ कर आना पड़ता है कि कहीं आप वो प्रश्न पूछे, अगर कहीं ऐसा इस टॉपिक से कि भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो अगर आप कोई भी प्रश्न पूछे कि कैसे जलोढ़ मिट्टी, कैसे वो नदियों के बहाव से आ रही है, कैसे आपकी लेटेराइट मिट्टी कहाँ से हो रही है, कहाँ से आपकी काली मिट्टी कैसे हो रही है, क्या क्या इनमें उत्पादित किया, अगर आप प्रश्न करें तो हमें सारी मिट्टियां तैयार होकर रखनी पड़ती हैं। आइए, दूसरी चीज बहुत बड़ी बात है, अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं भरा रखा है तो प्लीज ओटीआर आप सभी लोग भरा लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और भारत की देखो, आपके बीच में हमने जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, यहां तक की सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे कि आज हम लोग लाल मिट्टी शुरू करेंगे। कहां से? लाल मिट्टी किसे? तो लाल मिट्टी भारत में लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर एवं 26.8% क्षेत्र पर भारत में विस्तृत है। कौन सी? रेड सॉइल आपकी। कहा गया लाल मिट्टी का निर्माण, कहा गया जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ। किससे? कायांतरित सैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। और इसी मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? अगर मिट्टी लाल है, क्योंकि मैंने लेटेराइट मिट्टी भी बताया था आपको लाल दिखती है, लेकिन लाल मिट्टी लाल किस लिए दिख रही है? तो आप कहेंगे फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन जल योजित, अगर ये लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर जल लेती है, जल ग्रहण करती है, जल को एब्जॉर्ब करती है, तो यह मिट्टी पीली दिखाई देती है। अनुभव किया है आपने कभी इन चीजों को? हो सकता है ना किया हो। अगर हो सकता है आपने ना किया हो तो आप करिएगा। अगर आप लाल मिट्टी कहीं है और उसमें जल जा रहा है, मतलब आप पानी लगा रहे हैं, मान लीजिएगा कोई ऐसी मिट्टी है जहां पर रेड है ना, और उस मिट्टी पर अगर फेरिक ऑक्साइड के कारण वो लाल है, तो आप जैसे ही वो जल आयोजित करेगी या जल ग्रहण करेगी तो वो पीले रंग की दिखाई देगी। कैसी? पीले रंग की होती है। इंपॉर्टेंट है यहां तक की बात। आगे कहा गया लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, फास्फेट, नाइट्रोजन,
और ह्यूमस की कमी होती है। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि लाल मिट्टी में किसकी बहुलता या किसकी प्रचुरता होती, तो आप कहेंगे सिलिका और आयरन की प्रचुरता होती है, और ये फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल दिखती है। बट इसमें जैसे ये जल ग्रहण करता है, जल जाता है, तो ये पीली दिखाई देने लगती है। लेकिन इसमें चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, तो आप कहेंगे कमी होती है, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, अभी मैं लाइव क्लास पर हूं, बाद में बात करती हूँ, आधे घंटे बाद कॉल करिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया है आप सभी लोगों से, ह्यूमस की कमी होती है। क्या होती है, ह्यूमस की कमी होती है। तो बहुलता किसकी है, तो आप कहेंगे सिलिका की और आयरन की क्या होती है, बहुलता होती है। लेकिन लाल मिट्टी में, लेकिन इसमें कमी किसकी, तो चूना की, मैग्नीशियम की, पोटास की, फास्फेट की, नाइट्रोजन की और ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु में, कर्नाटक में, दक्षिणी महाराष्ट्र में और आपके छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और छोटा नागपुर के पठार या झारखंड में पाया जाता है। आपसे लाल मिट्टी के कई प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे मैंने कहा कहां कहां पर आप बताएंगे, तो आप कहेंगे पश्चिमी तमिलनाडु में, कर्नाटक में, दक्षिणी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और छोटा नागपुर के पठारों पर या पठारी क्षेत्रों पर पाया जाता है या पाई जाती है मिट्टी। तो इस मिट्टी पर आप देखेंगे कि ये भारत की किस क्रम की मिट्टी होगी। इस मिट्टी पर जो मिट्टी है लाल मिट्टी, इस पर इसी पेज से कम 3-4 सवाल बनकर आते। 3 सवाल तो आपके एकदम 100 कि भारत में ये कितने प्रतिशत भाग पर है, तो 26.8% पर है। स्क्वायर नहीं, मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि कितने भाग, मतलब ये वाला कि 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर, ये बहुत रेयर केस में है, लेकिन परसेंटेज पूछ लिया जाता है। आगे कहा गया है कि इस मिट्टी में रवेदार और कायांतरित सैलों से ये मिट्टी है। दूसरा कि फेरिक ऑक्साइड के कारण ये लाल होती है, लेकिन ये जल आयोजित, जैसे ये जल ग्रहण करती है, जल योजित करती है, तो ये पीली दिखाई देती है। इसमें अभी आप कह रहे हैं कि सिलिका और किसकी, सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, ठीक है ना, किसकी, सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लेकिन चूना, पोटास, मैग्नीशियम, फास्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और आगे कहा गया, अब ये क्षेत्र बताए गए भारत की प्रमुख मिट्टियां कहां कहां पर पाई जा रही है। तो ये जो खड़ी खड़ी लाइन है भाई, ये वाली खड़ी खड़ी लाइन, इन खड़ी खड़ी लाइनों पर जहां जहां खड़ी खड़ी लाइन, बस उधर ही खड़ी खड़ी लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर आपकी पर्वतीय मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, तो आप कहेंगे ये सारा बेल्ट, देखो पंजाब से लेकर कहां तक जा रहा था, असम तक, तो कौन सा बेल्ट है, जलोढ़ मिट्टी। अब इस तरह की पड़ी पड़ी लाइनें, ये खड़ी खड़ी वो थी, ये पड़ी पड़ी है, और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही, तो लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जा रही, लाल मिट्टी के क्षेत्र अभी बताए गए आपको, ठीक है ना। और ये जो आपकी इस तरह के ऐसे ऐसे खिचखिच खिचखिच वाली लाइनें हैं, इन पर आप कहेंगे कौन सी, तो काली मिट्टी पाई जा रही। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और इसके बाद आप देखेंगे जहां एकदम काला है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ यहाँ मेघालय वाला क्षेत्र, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी मेघालय में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जहां पर खाना बना है, ये देखो खाना बना है ना, ये खाना वाला आपकी बलुई मिट्टी। कौन सी, बलुई मिट्टी। तो कितनी मिट्टियां हो गई, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और बलुई मिट्टी। 1 2 3 4 5 6 और अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, ठीक है। ये 8 प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया पर्वतीय मिट्टियां, हिमालय क्षेत्र में कहा गया घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती हैं। ये मिट्टियां छिछली और कहा गया अपरिपक्व होती हैं। जो आपकी पर्वतीय मिट्टी होती हैं, ये कैसी, तो ये आपकी अपरिपक्व मिट्टी होती हैं, ठीक है ना। तथा इनमें कहा गया कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी अधिक होता है। यह मिट्टियां हल्की अम्लीय होती हैं। कल मैंने अम्लीय और क्षारीय का आप सभी लोगों को बता दिया था, कौन सी अम्लीय होगी कौन सी क्षारीय होगी। आगे आता है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सोयल। अब देखेंगे डेजर्ट सोयल का विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। इसमें आपका राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात का
कच्छ गुजरात का और दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है तो मेन हिस्सा तो आपके गुजरात का है, उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान का है, उसके बाद आप देखेंगे सौराष्ट्र का है, कच्छ का रण है और आपका दक्षिणी पंजाब है। क्या? दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में कहा गया यह मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त है। इसमें जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती। किसकी? जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती। अभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप प्रश्न यहाँ से थ्योरी पढ़ रहे हैं तो प्रश्न नहीं गलत होंगे। अगर आप यहाँ की थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आपके प्रश्न गलत होंगे। आगे आता है दलदली फसलें, दलहनी फसलें। अब दलहनी फसलें कहा गया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। ठीक है, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें आपकी अल्फा है, कहा गया ड्राई बीन्स है, कहा गया गारबेंजो बीन्स है, मटर है, सोयाबीन है, उड़द है, चना भी होता है, अरहर भी होती है आपकी ना, जो फलीदार फल होते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी? अल्फा है, ठीक है ना, कहा गया ड्राई बीन्स है, आपका कहा गया गार्बेजो बीन्स है, मटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मटर, सोयाबीन, उड़द की दाल है, या उड़द है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दलहनी फसलें, कौन सी? दलहनी फसलें और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फसलें हैं, इनको याद करके आप रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका प्रश्न। पहला प्रश्न कहा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। ठीक है, तो चयन करते हैं। आइए, कहा गया जलोढ़, काली, लाल, मरुस्थली। भाई कुछ और आए या ना आए, आपको मरुस्थली मिट्टी राजस्थान आना चाहिए। तो ये दोनों तो कट्टू हो गए, पहले ही गलत हो गए। अब इन दोनों में आपको डाउट होना चाहिए। अब जलोढ़ मिट्टी आपकी कहां पर? उत्तर प्रदेश में पाई जाती। काली मिट्टी आपकी कहां पर? आपके महाराष्ट्र में। और लाल मिट्टी आपकी कहां? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर जाएगी। तो सही उत्तर क्या हुआ? तो आप कहेंगे बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हुआ? आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी? भारत के उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती। क्यों? आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, सब्जी, एथेनॉल, दूध, इन सब में क्या है? नंबर 1 पर है। तो ये सब फसलें एक साथ किस मिट्टी पर पाई जा रही थी? तो आप कहेंगे ये सारी फसलें आपकी जलोढ़ मिट्टी पर ही पाई जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? एल्युमिनियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की? बताओ भाई, फास्फोरस की किसकी मात्रा अधिक होगी? जल्दी से बताएं। ये आईएएस 1993 में प्रश्न पूछा गया था। कब? तो आप कहेंगे आईएएस 1993 में यहां से प्रश्न बनकर आया था। तो आप सभी लोग बताएं कहां पर होगा? पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसे जैसलमेर, बीकानेर, है ना, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, इन सब में क्या पाया जाता है? कैल्शियम की प्रचुरता पाई जाती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? तो कैल्शियम की। ठीक है ना। बीकानेर, बाड़मेर, जालौन, है ना, जालौर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, है ना, पाली और सीकर जिले आदि हैं। इन मिट्टी कहा गया जिलों की मिट्टी चूना या कैल्शियम के लवण अवस्थित होते हैं। ठीक है। और कहा गया आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती हैं। तो आप क्या बताएंगे? कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, कहा गया गर्म, सूरजमुखी, मटर। तो कौन है नाइट्रोजन क्या कर नाइट्रोजन से भरपूर कर देगी? अभी मैंने इनका महाशय जी का नाम लिया। क्या? मटर। तो आप सही उत्तर क्या चुनेंगे? तो आप कहेंगे मटर। क्या होगा? तो मटर। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। क्या? स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। उनमें से जैसे आपकी अल्फा आई थी। कौन सी? तो आप कहेंगे अल्फा आई थी आपकी ड्राई बीन्स, गारबेजो बीन्स, मटर,
है ना, सोयाबीन, उड़द आदि प्रमुख फसलें थी। क्या थी? प्रमुख फसलें यहाँ पर थी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखो, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए आप देखेंगे रबी की फसल और खरीफ की फसल, इन दोनों के बीच में एक फसल जानी जाती जायद की फसल। ठीक है ना, ये बहुत कम समय में 60 से 70 दिन के अंदर हो जाती है। और कहा गया है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए तो आप देखेंगे गेहूं कटने के तुरंत बाद क्या बोया जाता है? मूंग बोया जाता है। अभी देखना आप, धान कट रहा है, धान किसी किसी का कटना शुरू हो गया होगा, या तो धान अभी कटेगा। धान कटने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, तो धान कटने के बाद थोड़े दिन बाद तुरंत गेहूं बो दिया। लेकिन गेहूं कटने के बाद आपको अप्रैल में तो मई जून जुलाई तक लगभग समय मिलता है, और फिर जुलाई से आपके धान लगने शुरू हो जाते हैं या धान रोपण किए जाते। तो क्या वो होते हैं, आप 60 से 90 दिन की ये लगभग क्रिया होती है। आप देखेंगे 2 से 3 महीने बीच में मिलते हैं आपको। अगर जिनके अप्रैल में कट गए धान या मई में कट गए, तो मई लास्ट जून जुलाई तक क्या कर लेते, उड़द बोते हैं। क्या? उड़द, उड़द मूंग, और उनकी छीमी तोड़ करके और उस उड़द का जो पेड़ होता है उसको जुतवा दिया जाता है। जो आपके हल होते हैं ना, हल जिनसे खेत जोते जाते हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर तो जानते होगे ना, आजकल तो पूरा यूट्यूब पर खेती कर के देख सकते हो ना। तो फसलों में से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बताया ना, हरी खाद के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे इसको जुतवा दिया जाता है, उसी खेत में उसको जुतवा दिया जाता है। इसलिए हम इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं, हमने खेती की है इसलिए बता रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखना। कहा गया भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, और मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैग्नीशियम की बहुलता के लिए होता है, नहीं बताया। सिंचित ड्यूमस होता है, नहीं बताया। फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता होती, बिल्कुल बताया। कहा गया फास्फेटों का बहुलता, हमने ऐसा कुछ नहीं बताया। आप देखेंगे अगर जहां जहां पर लाल मिट्टी पाई जाएगी तो वहां पर फेरिक ऑक्साइड की विद्यमान होगा, या उस मिट्टी पर फेरिक ऑक्साइड होगा। और लेकिन इस मिट्टी पर, इस लाल मिट्टी पर क्या कर दें, पानी लगा दें या पानी दे दें इसको, या जल योजित कर दें, जल दे दें, तो ये कैसी दिखेगी, पीली पीली दिखेगी। कैसी? पीली पीली। तो क्या होगा, सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है तांबा, लोहा, मैंगनीज या जस्ता। किसकी कमी है, जल्दी से बताएं आप सभी लोग, किसकी यहाँ पर कमी पाई जाएगी। तो भारतीय मृदा में किसकी सूक्ष्म तत्वों की किसमें कौन सी कमी पाई जाती, जल्दी से बताओ आप सभी लोग। मैंने तांबा पढ़ाया होगा आपको, लोहा पढ़ाया, मैंगनीज पढ़ाया, लेकिन जस्ता मैंने कहीं नहीं पढ़ाया आपको। क्या जस्ता पढ़ाया? क्या नहीं पढ़ाया, याद रखना। आगे कहा गया हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो सही उत्तर का चयन करें। क्या करें? सही उत्तर का चयन करें। कौन सी बात सही होगी, तो हिमालय में मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, तो पहला तो गलत हो गया। तो भाई एक गलत और आर सही है। क्या होगा, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। क्या हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र क्या होंगे, वनाच्छादित होते। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वना आच्छादित होते हैं। कैसे? वनाच्छादित। जी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे कहा गया कि देखो, ये पूछा जा रहा है जो करेवास होता है ना, करेवास वही केसर वाला। कहा गया करेवास मृतिका को कहा गया जाफरान या केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है हिमालय, कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, पूर्वी हिमालय में। भाई नाम बता दो कहां पर पाया जाएगा। तो भाई कश्मीर का है केसरवा, है ना। करेवा कहाँ का है, कश्मीर का है। और ये क्या है, ये आपकी केसर का एक स्थानीय नाम है करेवा।
तो कहाँ का होगा भाई? बस आपकी हिमालय, कश्मीर हिमालय का, ठीक है ना। और ये याद रखना जरूर जो आपको मैंने हिमालय बताए थे कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये किन किन नदियों के बीच में, ये भी आपको याद करके रखना है। हर हाल में आपको रखना पड़ेगा ये याद करके, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग। ये आपका पंजाब हिमालय, ये आपका कुमायूं हिमालय, ये आपका नेपाल हिमालय, और ये आपका असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहां पर पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और आपका असम हिमालय। खूब पूछा जाता है कि ये किन किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है। यहां से बस यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ये किन किन नदियों के बीच है। तो आप कहेंगे सिंधु से लेकर सतलज तक, और ये सतलज से लेकर कहां तक होगी? आप कहेंगे काली तक, और ये काली से लेकर कहां तक होगी? ये वाली तिस्ता तक, और ये तिस्ता से लेकर कहां तक होगी? दिहांग तक। दिहांग, या इसी को ब्रह्मपुत्र कह दिया जाता है। क्या? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र। तो देखेंगे पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में? तो कहेंगे सिंधु और सतलज के बीच में। कुमायूं हिमालय कहेंगे सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। और असम हिमालय आपके तीस्ता और दिहांग दिवांग नदी के बीच में। ये आपसे बार बार पूछे जाते, इनको आप याद करके रखिएगा। हिमालय आया तो मुझे याद आ गया, तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। कहा गया पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में, पार्श्व मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, या लोम मिट्टी में। देखो यहाँ पर बलुई मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसे पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो जल्दी से बताएं कौन सी मिट्टी होगी? जितनी चिकनी होगी, चिकनी चुपड़ी, कौन सी हो, कौन सा वो गाना? चिकनी मिट्टी को क्या होता है? अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अधिक पानी की आवश्यकता किसे होगी? तो आप कहेंगे चिकनी मिट्टी को। कहा गया चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों के सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है, पौधों के लिए, ठीक है ना। पौधों को सबसे अधिक पानी किस में मिलता है? चिकनी मिट्टी में मिलता है, याद रखना है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका एवं बालू के कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल क्रांति, ठीक है, याद रखना। अब यहां तक मैंने आपको जो मिट्टियां पढ़ाई उससे रिलेटेड सारी चीजें थी। तो आज वाला सेशन यहीं तक रखते हैं। और अच्छा, अभी और प्रश्न है? ओके, प्रश्न तो कर ही लेते हैं ना, प्रश्न कर लेते हैं फिर उसके आगे। कहा गया निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका का, गाद का, महीन बालू का, या किसका होगा? बताएं भाई, सबसे कम। अब आप सभी लोग सही उत्तर का बताएं किसका होगा। तो आप कहेंगे मृत्तिका का होता है। किसका? मृत्तिका का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना? 0.002 मिली होता है, ठीक है, mm होता है, ठीक है ना, मिलीमीटर से कम होता है। जबकि गाद का, लिख लो, गाद का 0.002 से लेकर कहां तक जाएंगे आप? तो आप कहेंगे 0.06 मिलीमीटर होता है। ये किसका है? गाद का। ये पूछे जाते हैं ये किसका है, तो आप लिख लो यहां पर मृत्तिका का है, ठीक है ना। ये किसका है? मृत्तिका का। ये है गाद का। और आगे लिख लीजिएगा आप सभी लोग कि महीन बालू। तो महीन बालू का
महीन बालू का कितना, तो आप कहेंगे 0.06 से लेकर के कितना जाएगा तो आप कहेंगे महीन बालू, या इसी को रेत कह दिया जाता है, क्या, रेत। तो इसका कितना जाएगा, तो आप कहेंगे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कहेंगे 2 मिलीमीटर तक जाएगा, कितना, 2 मिलीमीटर तक। तो ये याद करके रखें कि महीन बालू का 0.06 से लेकर 2 मिलीमीटर तक चला जाता है, और आपका गाद का 0.002 से लेकर 0.06 तक जाएगा, और आपका मतिका का 0.002 मिलीमीटर से भी नीचे रहने वाला, कम होता है। तो ये चीजें आप याद करके रखना। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है मटासी मिट्टी के, कौन सी मिट्टी है भाई, तो मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है और इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। तो आपकी जो मटासी मिट्टी है, तो इसमें क्या सही होगा, तो आप कहेंगे कौन सा सही नहीं है। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। कहा गया जो आपका मटासी मिट्टी को लाल पीली मृदा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को मटासी मिट्टी को लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी आपके छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में पाई जाती है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में। अरे वही छत्तीसगढ़ है जहां पर इंद्रावती नदी है ना, और इंद्रावती नदी पर वही चित्रकूट जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इस प्रकार की मृदा छत्तीसगढ़ के लगभग आधे क्षेत्र में फैली हुई, यह अधिकांश ऊंचाई पर और अधिक जल निकासी वाले स्थानों पर पाई जाती है। कहा गया इस मृदा में आयरन ऑक्साइड सबसे प्रचुर तत्व है। कौन सा सबसे प्रचुर तत्व, आयरन ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति से इसे लाल रंग, जबकि फेरिक ऑक्साइड से इसे पीला रंग कहा जाता है। यह धान के लिए, धान जो आपका लगता है चावल के लिए, धान के लिए बड़ी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, लाल पीली मिट्टी। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप सभी लोग यहां तक रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपके बीच में अम्लीय एवं क्षारीय मृदा है। तो आप सभी लोगों को पता है कि आप ही लोग बड़े बड़े वीडियो नहीं देखते हैं, तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें और इस चैनल के बारे में भी बताएं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास आपके अम्लीय और क्षारीय मिट्टी के बारे में बताएंगे, और आप देखेंगे कि अगर यहाँ तक आप वीडियो वॉच करके आते हैं तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और वीडियो को आप सभी लोग शेयर जरूर कर दिया करें। अगर अभी तक कटारिया क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और 10 तारीख के पहले पहले इस पर 3K का टैग लग जाना चाहिए, या हमारी फैमिली 3K की हो जानी चाहिए, क्योंकि 10 अक्टूबर को आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी बड़ी मैम का बर्थडे है ना, तो उपहार के तौर पर आप लोग दे सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अम्लीय और क्षारीय मिट्टियों को लेकर के। तब तक आप सभी लोग खुश मस्त जबरदस्त रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।